हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 6 सरकारी स्कूल की बुक है। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पदार्थों व पदार्थों के समूह। हम इस चैप्टर का लगभग 50% भाग कवर कर चुके हैं और आज इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका टेस्ट का होगा। जिस मेरे भाई बहन ने छोटा पिछला चैप्टर लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ वो पहले वो वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद ये वाले लेक्चर पर आइए। ठीक है, चलिए पिछले लेक्चर में पहले रिवाइज करा देते हैं जो मेन चीज़ थी। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे ठोस, द्रव एंड गैस। जैसे कि आप जानते हो ठोस वो चीज़ है जिसे हम दबाया नहीं जा सकता। ठीक, द्रव वो चीज़ है जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। ठोस में क्या होता है, आकार निश्चित होता है कि हो हर जगह उसका जैसी शेप है वैसे ही रहने वाली है। प्लस वे जो जिनसे मिलकर बना होता है ठोस, वे उसके अणु जो हैं, उसके जो छोटे छोटे कण हैं, वे पास पास बहुत ज़्यादा होते हैं। जब पास पास होंगे तभी तो बूंदी वाला लड्डू बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो पास पास होते हैं, इसका मतलब है उनके बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने वाला बल ज़्यादा होता है। प्लस उसका आयतन व आकार सेम रहता है, कहीं पे भी ले जाओ। अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको, कांच की गोली हवा में उछालो, हाथ में रखो, मिट्टी में दाब दो, पानी में डाल दो, सेम ही उसका आकार रहना है, सेम ही उसका आयतन रहना है। चलिए द्रव पर आते हैं। द्रव को हमने पढ़ा था कि द्रव में होता क्या है कि उसका आकार चेंज होता रहता है, क्योंकि उसके जो अणु है या कण है जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, उनके बीच में जो एक दूसरे को आकर्षित करने का या एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का जो बल है वो हल्का होता है ठोस के अपेक्षा। हल्का होता है तो इसलिए वो ठोस नहीं हो पाता, मतलब एक सॉलिड चीज़ नहीं बन पाता, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर लिक्विड फॉर्म में रहता है तो वो जिस पात्र में, जिस बर्तन में डालेंगे उसी की तरह का आकार ले लेगा। ठीक है, उसका आयतन निश्चित रहता है, आकार निश्चित नहीं होता। उसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल थोड़ा कम लगता है। ठीक है, तो अगर जैसे कि एग्जांपल हो तो दूध है, पानी है, तेल है ना, ये सब क्या है, द्रव है। और आयतन का मतलब समझिए कि 1 लीटर में जितना वो आ सकता है वो उसका आयतन है। ठीक है, तो वो आयतन उसका 1 लीटर है, तुम बाल्टी में डाल लो तो भी 1 लीटर ही रहना है, ड्रम में डालोगे तो भी 1 लीटर ही रहना है। ठीक है, तो उसका आयतन सेम रहता है। बात आते हैं गैस पे। गैस के अणु देखे होगे आपने कभी अपने, जब कमरे में धूप आती है तो धूप तो अगर पूरी तरीके से आती है तो छोड़ देना, लेकिन जब तुम गेट की जो छोटी छोटी दरारें होती हैं, गेट में जो छोटी छोटी दरारें होती हैं, उनमें वो जब धूप एंटर करती है कमरे में, तो उसमें देखना धूल के कण होते हैं। धूल के कण दिखाई देंगे जिनकी ना कोई एक डायरेक्शन को चाल है कि इधर को चलना है, ना कोई उनका निश्चित एरिया है कि हाँ इस एरिया में पर्टिकुलर रहना है। उनके बीच में गति हमेशा रहती है। तो गैस के कण वे कण हैं जिनके बीच में एक दूसरे को खींचने का जो बल है, खींचने की ताकत है, अट्रैक्शन फोर्स है या आकर्षण बल है, वो बहुत ही कम होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। प्लस ना तो इनका आकार निश्चित होता कि ये गोलाकार है, चकोर है, त्रिभुजाकार है, लंबे हैं, बेलनी है, ना तो इनका आकार निश्चित है, और ना ही इनका आयतन निश्चित है कि ये इतने एरिया में, 1 लीटर में, इतने एरिया में, इतने एरिया में, कहीं नहीं पता कितने एरिया में है ये। तो चलिए हमने तीनों को डिफाइन कर दिया, दोबारा से कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। आते हैं अतः पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब तुम किसी भी चीज को 3 चीज में बांट दोगे, ठोस, द्रव, गैस। या तो वो ठोस होगा, जैसे कि आसपास की सभी चीजें क्या हैं, ये सब ठोस ही हैं, या द्रव होगा यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या होगा गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। मतलब जल में कौन घुलता है कौन नहीं। भाई तुम जल, मैं तुम्हें 1 ड्रम पानी दूंगा और काफ़ी सारी तुम्हें वस्तुएं दे दूंगा, तो आप क्या मैं कहूँगा कि बता इनमें से मैं इनको किस बेस पर अलग अलग करूँ। तो तुम कहोगे एक काम करो, सबको जल में डाल दो, जो नीचे डूब गई वे एक साइड, जो ऊपर तैर गई वे एक साइड, जल के उस पर लग गए। या तो ऐसा हो सका तैरने का, डूबने का, या
ऐसी हो सके जो जल में घुल गई पूरी तरीके से वे एक साइड, जो जल में ना घुली वे एक तरफ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं घुलनशीलता के आधार पर, यानी कि उसमें कौन कौन सी घुलती हैं, कौन कौन सी घुलती नहीं है। चलिए, कांच के अलग अलग गिलासों में नमक रेत, मैं पेंसिल ले रहा था, हाँ देखिए, कांच के अलग अलग गिलासों में नमक रेत शक्कर चौक पाउडर लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा भरें। कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाएं। क्या देखते हैं, नमक चीनी चौक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता। ठीक है, तो तुम इनमें से क्या करोगे, नमक चीनी और चौक पाउडर ये क्या है, पानी में घुलनशील हैं, और जो क्या है लकड़ी का बुरादा या कोयला ये सब क्या है, पानी में घुलनशील नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, पहले एक बार नहीं देखा, किसी द्रव देखो, किसी द्रव जैसे पानी, द्रव का मतलब तो आप समझ चुके कि लिक्विड है। ठीक है, पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। मतलब पानी में जो जो घुल जाएगा उसे क्या कहेंगे, ये घुलनशील है। जो घुल जाएगा वो घुलनशील है या विलेय है। तो इस हिसाब से सर चीनी क्या हुई, चीनी घुलनशील पदार्थ है क्योंकि पानी में घुल जाती है, चीनी विलेय पदार्थ है क्योंकि पानी में घुल जाती है। अच्छा, तो मतलब घुलनशील और विलेय का मतलब एक ही है, ये तो वैसे ही वर्ड दे रखे। हाँ, इनका मतलब एक ही है, जो चीज पानी में या किसी दूसरे लिक्विड फॉर्म में या पदार्थ में या किसी भी फॉर्म में घुल जाए वो क्या है, घुलनशील है या विलेय है, घुलनशील है या विलेय है। और जो ना घुल पाए वो क्या है, अघुलनशील है या अविलेय है। ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में न घुलने वाले पदार्थों का घुलनशील या विलेय पढ़ चुके हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे द्रव में अघुलनशील होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होंगे कि हाँ पानी में घुल गया बट तेल में ना घुला, तेल में घुल गया बट पानी में ना मिला घुला, पानी में घुल गया पेट्रोल में ना घुला। तो है तो देखो तेल भी पेट्रोल भी और नमक वो क्या नाम पानी भी लिक्विड फॉर्म में। आप कहोगे कि सर लिक्विड फॉर्म तो ये भी है, इनमें क्यों नहीं घुला। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुलते हैं तेल में नहीं घुलते, जो तेल में घुलते हैं जल में नहीं घुलते। ठीक है, देखिए जैसे कि नमक पानी में घुलनशील है, नमक पानी में घुल जाता है, किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है, मिट्टी के तेल में नहीं घुलता। इसी प्रकार आप जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी हम पदार्थों को बांट सकते हैं कौन घुल सकता है कौन नहीं। चलिए, अगला जो बेस है जल के सापेक्ष भार के आधार पर, यानी कि अगर इस बार मैंने तुम्हें ड्रम भर का पानी दे दिया और आपको बताना है कि कौन सी वस्तु में वजन है किस वस्तु में नहीं है। चलिए, कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं, कुछ जल से भारी होंगे कुछ हल्के होंगे। देखिए, जल पानी ही है, जो वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती हैं, जो नॉर्मली रूप से तैर जावे वे क्या हैं, वे जल से हल्की हैं, तथा जो डूब जाती हैं वे जल से भारी हैं। जल में कुछ पदार्थों को डालकर देखें कौन कौन सी तैरती है कौन कौन सी डूबती है। बस हो गए कैटेगरीज में बांट दो तुमने। देखिए, ये पदार्थ हैं या वस्तु है। सरसों का तेल जल में तैरता है, जल से हल्का है इसका मतलब। मोम जल में तैरता है मतलब जल से मतलब हल्का है। लोहे की कील डूब जाती है जल से भारी है। कांच की गोली डूबती है जल से भारी है। लकड़ी का टुकड़ा तैरता है जल से हल्का है। इस प्रकार जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थों को हल्का या भारी बताया जा सकता है। ठीक है, समझे। चले आगे। चलिए, अभी तक पीछे का आप आसानी से समझते आ रहे हैं और आशा करता हूँ कि बिल्कुल सेम माइंड आप यहीं पर लगाएंगे। ये बहुत आसान है। पारदर्शिता के आधार पर देखिए, पारदर्शिता होती क्या है। जैसे कि हमने जल के आधार पर, यानी कि जल के आधार पर दो ही चीज निकाल सकते हैं, या तो घुलना या अघुलना, जल से भारी या कम। ठीक, पारदर्शिता का आधार पर, पारदर्शिता का मतलब होता है आर पार। क्या, आर पार। अगर तुम किसी वस्तु के आर पार देख पा रहे हो तो क्या है, पारदर्शी। क्या है वो, पारदर्शी। और अगर किसी वस्तु के आर पार नहीं देख पा रहे हो तो वो पारदर्शी नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं कहूँ कि दीवार के आर पार देखो तो क्या होगा, ना दिखाई दे रहा, वो क्या है, अपारदर्शी या पारदर्शी नहीं है।
पारदर्शी नहीं है तो उसके लिए अपारदर्शी का यूज करेंगे। अच्छा, यदि मैं कहूँ कि साफ पानी, बिल्कुल साफ पानी, उसकी आर पार देखकर दिखाई दे जाएगा, वो क्या है, पारदर्शी है। तो इसका मतलब जिस वस्तु के या जिस चीज के आर पार देखा जा सकता है वो पारदर्शी है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता वो अपारदर्शी है। अच्छा, एक एग्जांपल बताना है जल के अलावा पारदर्शी का, तो आप कहोगे सर कांच का टुकड़ा। भाई कंच ले लो, उसके आसपास देख सकते हो ना, बिल्कुल प्लेन जो कांच है उसका आर पार देख सकते हैं। प्लास्टिक की पानी कलर की बोतल है, उनके आर पार देख सकते हैं। तो ये क्या है, पारदर्शी। और अपारदर्शी को दुनिया भर का एग्जाम्पल है, आपके हाथ की हथेली है, टेबल के जो वो है सतह है वो है, कुर्सी है, कुछ भी है जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, कुछ भी। ठीक है, पढ़ेंगे अब। लकड़ी, कांच, तेल लगे कागज, पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चकोर टुकड़ों को एकत्र करके इन्हें एक एक करके सूर्य का प्रकाश की सीध में रखें और अवलोकन करें कि क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार निकल पड़ता है। मतलब इनका क्या करना, सबको छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं और क्या अपने बल्ब के या सूर्य के प्रकाश के सामने रखना है, देखना है आर पार किसकी रोशनी जा रही है। सीधी सी बात है, लकड़ी के टुकड़े के पीछे तो परछाई बन जाएगी, कांच के टुकड़े के पीछे रोशनी चली जाएगी, हल्के लगे कागज के तेल के टुकड़े के पीछे हल्की रोशनी जाएगी। चलिए देखते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, बता चुका हूँ पारदर्शी कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थों के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं, जैसे कांच और जल। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता अपारदर्शी कहते हैं, लकड़ी, कागज आदि। वे पदार्थ देखे भाई, या तो दिखता है या नहीं दिखता, लेकिन जिसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा उसको भी तो नाम रखेंगे। जिस पदार्थ में थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है उसे कहते हैं पारभासी। पारभासी। तो अब 3 कैटेगराइज होगी, पारदर्शिता, अपारदर्शिता और पारभासी। ठीक है, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज या पेंट लगा कांच। पेंट लगा कांच, चलो वैसे इतना तो कुछ खास है नहीं, पेंट लगा कांच, लेकिन तेल लगा कागज तो इम्पोर्टेंट है। आप देख लेना, राइस पेपर लेना है, सिंपल कागज लेना, और उस पर तेल आपने बिखेर देना हल्का सा 2 बूंद और उसको फैला लिया, और फिर उसके बाद देखना जो तुम पहले कागज में देख रहे थे वो तब नहीं दिखाई देगा, लेकिन अब तेल लगने के बाद हल्का हल्का दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी 3 उसमें कैटेगराइज में बांटा गया है। अगला जो पॉइंट है क्रियाकलाप, यानी कि घर पर करने वाले काम। घर, आस पड़ोस तथा विद्यालय में पाए जाने वाले अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी वस्तुओं को पहचाने और तालिका में लिखें। तुम्हारे आसपास जो भी कुछ है, कुछ भी मटेरियल पड़ा है, वो देखो पारभासी है या पारदर्शी है या अपारदर्शी है। टेबल बना लो, तो मैं तो सोचता हूँ कि सबसे जो लंबी टेबल बनेगी अपारदर्शी, उसमें तो तुम कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी। चलिए अगला जो पॉइंट है चलते हैं। ये टेबल है, देखिए ये भी काम उन्होंने खुद कर दिया किताब वालों ने। वस्तु का नाम चमड़ा। चमड़ा बताओ पारदर्शी है, अपारदर्शी, पारभासी? सिंपल सी बात है, चमड़े का आर पार देखता नहीं था, पारदर्शी। इसी प्रकार से सभी करने हैं। अगला आ जाता है कठोरता के आधार पर। कठोरता के आधार पर कुछ ठोस पदार्थ हो, जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबर की गेंद, स्पंज आदि लीजिए। देखिए आप कहोगे कि रुई तो मुलायम है, लेकिन इसकी तुम द्रव से कंपैरिजन कीजिए, पानी में रुई में अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर कोई भी सामान तैर मतलब फैलने लगता है जमीन पर, लिक्विड फॉर्म है, वो द्रव है। जो हवा में गैस में मिला पड़ा है सांस है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, ये गैस में, ये क्या है? गैस है। और जो इनके अलावा सब कुछ क्या है? ठोस है। तो आप ये अंदाजा मत लगाना कि रुई हल्की है तो वो क्या है? ठोस नहीं है। रुई ठोस है, क्योंकि ना तो वो गैस है और ना ही वो द्रव है, तो इसका मतलब क्या है? ठोस है। कागज नुका ठोस तो तकड़ा हो गया है, ठोस तो तकड़ा होता है, लेकिन वो अब तो मतलब रुई तो हल्की है, इसका मतलब क्या वाक्य है उसको, मतलब वो ठोस नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ठोस का मतलब है कि वो इन दोनों की कैटेगराइज में ना है, ना गैस में है ना द्रव में है। किताब है, आपका वो किताब का पेज तो हल्का है, बट ये ठोस है।
क्योंकि ना तो ये तैर रहा है, मतलब लिक्विड फॉर्म में सतह पर ऊंचाई से नीचाई के लिए जा रहा है, और ना ही ये हवा में उड़ रहा है, तो ये ठोस है। देखिए कुछ ठोस, हाँ ठोस में हल्के ठोस मुलायम हो सकते हैं, कि ये मुलायम ठोस है, ये कठोर ठोस है। लोहे की कील कठोर ठोस है, रबर की बॉल मुलायम ठोस है। ठीक है। कुछ ठोस पदार्थ लें, जैसे कि लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबर की गेंद, स्पंज आदि लीजिए। स्पंज का मतलब है जो तुम्हारे सोफे में के अंदर से जो वो फुआ सा निकलता है ना, जिसे मतलब पानी में भिगो देते हैं, वो बच्चे खेलते हैं डस्टर बनाकर, वही। एक एक करके इनको उंगलियों से दबा के देखिए, तो लोहे की कील नहीं दबेगी, लकड़ी का गुटका नहीं दबेगा, कांच के टुकड़े नहीं दबेंगे, रुई दब जाएगी, ऊन दब जाएगी, रबर की गेंद दब जाएगी, स्पंज दब जाएगा। ठीक है। तो कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? मुलायम पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। कुछ पदार्थ उंगलियों से दबाने पर नहीं दबते, इन्हें कहते हैं कठोर पदार्थ। देखिए ठोस के अंदर दो प्रकार के हैं, एक कठोर है, एक मुलायम है। मान लो ये ठोस है, इसके अंदर एक मुलायम है, एक कठोर है। ठोस भी एक कठोर ठोस है, एक मुलायम ठोस है। तो कठोरता का आधार पर बन गए, नो यो हल्का कठोर है, यू भारी कठोर, मतलब वो है, यू हल्का मुलायम है और यू कठोर है। अब बारी आती है चुंबकत्व के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। भाई चुंबकत्व के आधार पर क्या समझोगे? या तो चुंबक चिपकाएगी या ना चिपकाने की, दो ही तो रूल है, या तो चिपकाएगी या ना चिपकाने की। चलिए देखते हैं। अपने बस्ते से पेन, पेंसिल, प्रकार, रबर, चौक आदि लें। इसके अलावा लोहे की कुछ कीलें, लकड़ी का बुरादा, चौक पाउडर, प्लास्टिक के बटन तथा आलपीने को किसी कागज पर अलग अलग रख लो। ठीक है। एक चुंबक छड़ ले, मतलब कोई छड़ का मतलब ये नहीं कि तुम डंडी लेकर आओगे चुंबक की, कहाँ से बना। चुंबक ले लो, कुछ भी ले लो, चुंबक ले। प्रत्येक वस्तु के पास बारी बारी से चुंबक को ले जाएं। पहले इस पर लेगी, इस कागज पे, फिर उस पर, सभी के पास ले जाएंगे। क्या देखते हैं? अवलोकन को निम्नलिखित तालिका में लिखिए। चुंबक से चिपकने वाले पदार्थ। चुंबक से चिपकने वाले पदार्थ कौन कौन से होंगे? भाई लोहे की कील, आलपिन, प्रकार, पेन की नोक, यही तो होंगे। और नहीं चिपकने वाले चौक, लकड़ी का बुरादा, ये ना चिपकने के। देखिए चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है या अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर खींच लेता है। आकर्षित करने का मतलब अपनी ओर खींचना। अब ऐसे भी मतलब ना है कि अगर कोई जैसे कि एक सुंदर फूल है, एक सुंदर फूल है और तुम उसकी तरफ को भागे चलेगी, इसका मतलब भी अट्रैक्ट होना है, आकर्षित होना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फूल ने तुम्हें खींच लिया, फूल ने तुम्हें पकड़कर खींच लिया। फूल की सुंदरता ने तुम्हारे मन को लुभा लिया और आप खुशी या प्रसन्न होकर उसकी तरफ चल दिए। वो भी एक अट्रैक्शन है, एक मतलब आकर्षण है आप पर, जिसको देखने के कारण आप उसकी तरफ चल दिए। ठीक है। तो अपनी ओर आकर्षित करना चुंबकीय है, तथा जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता अचुंबकीय है। भाई ए जब लग जाता है ना, ये ज्यादातर लोग चीजों को निगेटिव बना देता है। विलय, अविलय, घुलनशील, अघुलनशील, चुंबकीय, अचुंबकीय। ठीक है। ए लगने पर ये ज्यादातर निगेटिव को काउंट कर लेते हैं हम। ठीक है। तो चुंबकीय, अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। लोहे के अलावा, अतिरिक्त का मतलब अलावा, यह लोहे के अलावा चुंबक निकिल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी खींच लेती है। अब कहोगे सर निकिल, कोबाल्ट क्या है? ये लोहे के भैया हैं। क्या है? लोहे के दूसरे भैया हैं, यानी कि इनका भी यूज धातु में किया जाता है, निकिल का, कोबाल्ट का। और अगर ये लोहे के भैया हैं, जब लोहे को खींच रही है चुंबक, तो इनको भी खींच लेगी। चलिए चुंबक के आधार पर दिखा लिया कि भैया तो चिपकेगा या ना चिपके। अगला जो पॉइंट है देखिए अब। ठीक है। पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। मौलिक इकाई किसे कहते हैं? मौलिक इकाई उसे कहते हैं जिससे वह छोटी से छोटी चीज जिससे वो मिलकर बनी है, वो छोटी से छोटी चीज जिससे वो मिलकर बनी है। जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर में आपको मतलब सीमेंट भी लगा, सरिया भी लगा और ईंटें भी लगी हैं, मिट्टी भी लगी है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, मिट्टी की एक कण, सीमेंट का हल्का सा लोहे का कण, ईंट की एक ईंट, इस प्रकार से जिनसे मिलकर बना है उसे कहते हैं उसकी मौलिक इकाई। ठीक है। जैसे कि ये पेंसिल आपके सामने, ये किससे मिलकर बनी है? लकड़ी से और
ग्रेफाइट से। देखिए ये सूरमा होता है, किधर से दिखाऊं यार, उजाला ही नहीं आ रहा। देखिए बीच में ग्रेफाइट कहते हैं। तो ये किससे मिलकर बनी है? ग्रेफाइट छोटा 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 करके तो एक लंबी वो बनी होगी लाइन पूरी, और फिर लकड़ी भी छोटी 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 कहीं ना कहीं तो मिलकर बनी होगी। तो ये पूरी लकड़ी उससे लकड़ी से मिलकर बनी है, तो जब तक ये पूरी पेंसिल बनी है। देखिए बाकी डिटेल इसमें देखते हैं। चौक अथवा कोयले का बड़ा टुकड़ा लीजिए, आप गिलास में से एक चौक उठा लीजिए, इसे पीटकर टुकड़ों में विभाजित करें, यानी कि तोड़ लो। इसके हर टुकड़े में उस पदार्थ के गुण समान है। अब इसे इतना अधिक पीस ले यह पाउडर के रूप में आ जाए। देखिए सबसे पहले आपने चौक ली, 2 टुकड़े कर लिए, दोनों टुकड़े में चौक का जो चौक यू है वही चौक वो है, जैसे इसकी क्वालिटी है वैसी उसकी है। अब इन टुकड़ों को 4 शेप में कर लीजिए, तो जो चारों टुकड़ों की सेम क्वालिटी है, लिखेगी वो भी वाइट ही, ये भी वाइट ही, वो भी वाइट, वो भी वाइट, ठीक है। और भी छोटे छोटे कर लो, छोटे छोटे, तो क्या होगा, जो बड़ा वाइट कलर का बड़ी चौक लिखती वो ही कलर छोटी चौक या छोटी चौक का छोटा टुकड़ा सेम काम करेगा। यानी कि जो चौक पानी में घुल जाती वो ही छोटा टुकड़ा पानी में घुल जाएगा। जो चौक मिट्टी के तेल में नहीं घुलेगी वही चौक मतलब वही चौक का टुकड़ा मिट्टी के तेल में नहीं घुलेगा। इसका मतलब क्या समझे, जैसे गुण बड़े पदार्थ में बड़ी चीज में है, वो जिससे मिलकर बना है सेम वही गुण उसमें होंगे। आप समझो, जैसे कि एक छोटे छोटे गोले, कांच के गोले लो, कंचे, तुम्हें पता है कंचे हैं लाल पीले हरे नीले काले होंगे। सपोज करो सभी के सभी कंचे मैंने तुम्हें काले कलर के दे दिए, काले कंचे, सभी तुम्हारे पास काले कंचे हैं, छोटे छोटे कंचे हैं। अब मैं कह रहा हूँ इनको आपस में मिलाओ, इकट्ठा कर लो और फिर पिघला दो, पिघला कर एक बड़ी कांच की गोली बना दो। क्या देखते हो, वो बड़ी कांच की गोली भी काले ही बनेगी, क्योंकि जैसे छोटे छोटे कण थे उनसे जो मिलकर बना है उसी सिस्टम का वो बड़ा रूप बनेगा। तो चौक जितना बड़ा है उसके छोटे छोटे कण भी उसी रूप में हैं, उसी के प्रकार के गुण हैं। देखिए आगे, अब इस पाउडर को किसी महीन कपड़े से छान लीजिए। छानो इसे, छानने पर बहुत महीन कण प्राप्त हो जाएंगे, मतलब महीन का कण बहुत ही छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात छोटे कण भी अनेक अत्यधिक छोटे कण से मिलकर बने हैं। जो तुम्हें सबसे छोटे दिखाई दे रहा है वो भी कई सारे कणों से मिलकर बना है और हम उसे देख नहीं सकते। सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करेंगे तब जाकर देख पाएंगे। हम इसी प्रकार और अति सूक्ष्म कणों की कल्पना कर सकते हैं। अब जिसे देख नहीं सकते उसे सोच सकते हैं कि हाँ ये छोटा सा कण जो मिल रहा है हमें, इसे जो हम देख पा रहे हैं ये भी तो किसी न किसी से मिलकर बना होगा, तो ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पदार्थ समय यानी कि खुद सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। देखिए पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, अणु या परमाणु, अणु या परमाणु। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये 2 चीज रखिए कि पदार्थ किसी न किसी से, भाई ईंट किसी न किसी से तो मिलकर बनी होगी। अब पता पड़ा कि ईंट मिट्टी से मिलकर बनी है, तो मिट्टी के छोटे छोटे कण क्या कहलाएंगे, अणु या परमाणु, अणु या परमाणु। कुछ भी चीज, कुछ भी, भाई पेज जो है किसी न किसी से मिलकर बनाएगी, कॉपी किताब, तो इसके छोटे से छोटा जो पदार्थ है, पॉइंट है, कण है या अणु है, उससे क्या कहेंगे, अणु या परमाणु। बस ये याद रखना है। अभी के लिए जो अणु का डिटेलेशन दे रखा है और परमाणु का जो डिटेलेशन दे रखा है ना, ये काफी कंफ्यूजेबल है। देखिए समझा सकता हूँ, बट अगर इन 2 पॉइंट की वजह से आप उलझन में आ गए, उन उलझन की वजह से आप पूरा पीछे का चैप्टर बेकार हो गया, तो मेरी मेहनत खराब है और आपकी जो इतना फोकस करने के बाद आपने पढ़ा है वो बेकार है। हालांकि अणु परमाणु ये सब आगे जितनी भी क्लास आएंगी, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में, 11th 12th सब में पढ़ने को मिलेगा। एक भी क्लास ऐसी नहीं है जिसमें अणु या परमाणु के बारे में नहीं दिया गया हो। आज आपने काफी मेहनत कर ली है, आपने काफी चीज समझ ली है, इसलिए मैं अणु परमाणु को अभी स्किप कर रहा हूँ, समझिए। क्योंकि हर कैटेगराइज का बच्चा है, आप होशियार हो सका, कुछ कोई बच्चा बेसिक नॉलेज ले रहा हो, अभी उस पर ना पता हो,
तो अगर मैं ज़्यादा दे दूंगा तो वो भी हानिकारक है, इसलिए इनको स्किप कर रहा हूँ, ये आपके मतलब के है नहीं। बस हाँ, याद करने वाली बात जो चीज़ थी वो मैंने बता दी है कि हर एक पदार्थ किसी न किसी छोटे कण से मिलकर बना होता है, उस छोटे कण को अणु या परमाणु कहते हैं। तो आप कह दोगे हर चीज अणु या परमाणु से मिलकर बनी है, हर चीज। क्या नाम, पलंग भी हमारा छोटे छोटे अणु या परमाणु से मिलकर बने हैं। अच्छा, वे अणु किसके हो सकते हैं? वे अणु लोहे के हो सकते हैं। अगर लोहे की चीज है तो लोहे के अणु, लकड़ी की चीज है तो लकड़ी का अणु, ठीक है। मिट्टी की चीज है मिट्टी के कण, है ना, उसी पदार्थ के कण होंगे। जैसा बड़ा पदार्थ है उसी सेम कंडीशन के वे ही गुण रहेंगे, वे ही उसमें चमक रहेगी, वो छोटे कण में भी वही रहेगा। चलिए अणु परमाणु को स्किप करते हैं, बाकी पदार्थ आप पढ़ चुके हैं, लगभग चैप्टर तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा तहलका मचा दिया है चैप्टर में। इन्हें याद कर लीजिए। क्या है, देखिए परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स कहते हैं, जिसका अर्थ अविभाज्य है। अच्छा, जब मैंने कहा था आपको छोटे छोटे कण होंगे, छोटे कण भी किसी से मिलकर बने होंगे। अच्छा, वे क्या जिंदगी भर तक हम तोड़ते रहेंगे उन्हें? कहीं ना कहीं पर तो एक ऐसा कण मिलेगा कि हाँ जो ऐसा है अब इससे छोटा नहीं तोड़ सकते, कहीं ना कहीं पर तो मिलेगा। जब खूब तोड़ देंगे, खूब तोड़ देंगे, हमारी आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, तो हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से तोड़ देंगे, खूब ज़्यादा तोड़ देंगे, तब जाकर एक कण एक ऐसा मिलेगा कि भाई अब इससे छोटा नहीं कर सकते। तो यो अपने आप में एक लास्ट है। क्या? अपने आप में एक लास्ट है। उसी लास्ट वाले कण को क्या कहते हैं? अणु। उसी को क्या कहते हैं? अणु। तो देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी तत्व किससे मिलकर बना हुआ है? कई सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु को विभाज्य माना जाने लगा, क्योंकि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को परमाणु का मूलभूत कण भी कहते हैं। अच्छा, जब वो कण जो मिला था, हमें कहा था कि वो अब बांटा नहीं जा सकता, जैसे जैसे हम इन मतलब आगे हमारी सुविधा बढ़ती चली गई, हम इस पर रिसर्च करते चले गए, तो उसमें भी हमें देखने को मिला कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। उस लास्ट कण के अंदर भी क्या है? वो लास्ट कण भी किन से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक। अच्छा, उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं? प्लस के होते हैं, धनावेश जिनके ऊपर प्लस का निशान लगा होता है। ठीक। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेश होते हैं, माइनस के। इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस। और न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन, ना ये प्लस के ना ये माइनस के। ठीक है, ना ये प्लस के ना ये माइनस के। और इनका जो सिंबल है कि प्रोटॉन को P से दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन को E से और न्यूट्रॉन को N से। ठीक है। अच्छा, दिखाने के लिए P के ऊपर थोड़ा सा प्लस का निशान लगा देंगे, E के ऊपर माइनस का निशान लगा देंगे। चलिए, चैप्टर खत्म हो गया है। प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। हमने जो पढ़ा है ये सब सिस्टम था। पदार्थ का वर्गीकरण उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग के आधार पर किया जा सकता है, हम कर सकते हैं। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है, हो सका, और एक से ज़्यादा पदार्थ की भी आवश्यकता पड़ जाए कोई भी चीज़ बनाने के लिए। पदार्थ का वर्गीकरण विलेयता, पारदर्शिता, चुंबकता, कठोरता आदि के सिद्धांत पर किया जा सकता है। अब जो है लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। देखिए आपकी ये सभी क्वेश्चन, ये वाले और कुछ जो मैं नए बना कर लाऊंगा, देखिए इनमें से भी छाटूंगा और उनमें से भी छाटूंगा, तब मैं आपका टेस्ट बनाऊंगा। तो वो एक टेस्ट आपके लिए सफिशिएंट है, ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, उस क्लास के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर टेस्ट देने की और भी ज़्यादा आप इच्छुक हो तो जो आप चैनल है एजुकेशन लॉकर, तो उसकी आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट जब भी खुलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। सब्सक्राइब करने के बाद अपनी सब्सक्राइब लिस्ट में जाओगे। सब्सक्राइब लिस्ट में जाके आप मेरा चैनल चूज करोगे, यानी अपना चैनल, सॉरी, एजुकेशन लॉकर। तो जैसे ही आप एजुकेशन लॉकर पर क्लिक करोगे, अपने सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जाने के बाद एजुकेशन लॉकर आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे। एक मतलब अपनी उंगली से
एक ऐसा राइट लगा देना अपने उल्टे हाथ की तरफ को, तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है अभी के लिए, सरकारी स्कूल की बुक और एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी में सेम चैप्टर है, उसका मैंने टेस्ट लिया हुआ है, आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट दे सकते हैं, वो वाला भी, और अपने वाला तो आप दोगे। चलिए इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वरना जाने दो, ज्ञान मिल चुका, अपने तक ही सीमित रखा। अगर अच्छा लगे तो लगे कि हाँ यार अच्छी बात है, मतलब हमें मेहनत हो रही है कोई इसमें पढ़ाई में, तो हमें बताना चाहिए तो बता दिए, मन करे तो। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।